प्रिय दर्शकों नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूं आप सबके सामने शनिवार के कार्यक्रम में पिछली जन्म कुंडली के लग्न और नवमांश के साथ आया हूं। आज इनकी कुंडली में लग्न की चर्चा के साथ साथ नवमांश, उसके बाद D10 चार्ट, उसके बाद D7 चार्ट, होरा चार्ट, इन सब का अध्ययन करेंगे और सबको अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करेंगे कि कैसे चीज़ें बनती हैं और कैसे बदलती हैं। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। बन के रहिएगा कार्यक्रम के अंतिम हिस्से तक। अब प्रत्येक दिन आपको डेट ऑफ बर्थ वगैरह देना है, प्रत्येक दिन के कमेंट में दे दिया करिए और प्रत्येक दिन के सुबह वाले कार्यक्रम को जरूर देख लिया करिए। अगर आपके कोई सवाल हो तो वहां पे आपको उस सवाल का उत्तर मिल जाएगा और आपकी कुंडली पे एक 10 मिनट का कार्यक्रम भी बन जाएगा। अगर ये चाहते हैं तो निस्संदेह आपको जुड़ के रहना चाहिए और प्रत्येक दिन का कार्यक्रम देखने के बाद अपनी प्रतिक्रिया जरूर दिया करिए। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। आइए तो आपको सीधे विषय पे लेके आता हूं। बात यहां से शुरू करनी है और यहीं पे खत्म भी हो जाए तो अच्छी बात है। देखते हैं, यहां देखिएगा, यहां लग्न कुंडली में बुध की राशि लग्न में बनती है और यहां भी बुध की राशि लग्न में ही बनती है नवमांश चार्ट में। इनकी कुंडली में मतलब कहने का मतलब क्या है कि व्यक्ति बुध से प्रेरित है। हो सकता है कि व्यक्ति थोड़ी जल्दबाजी की प्रवृत्ति को धारण करने वाला हो और पत्नी भी उसी सरीखे की मिल रही है। दाम्पत्य का सुख यहां से देखा जाता है, यहां से मानसिक सुख देखा जाता है, यहां से सैया सुख देखा जाता है। तो ये सुख यहां बहुत अच्छा है। चंद्रमा उच्च के होकर के यहां बैठे हैं और मंगल यहां बैठे हैं जो कि वास्तव में होते हैं छठे भाव के अधिपति। पत्नी रोगी ना मिले इस बात का विचार करना होगा क्योंकि रोगेश आ रहे हैं और गुरु सूर्य पेट का रोगी बनाते हैं कई बार व्यक्ति को भी और व्यक्ति की पत्नी को भी। रोग के अधिपति का संबंध या सप्तम के अधिपति का संबंध जो कि होता है वो जन्म कुंडली के छठे भाव से बन रहा है। वहां पे सूर्य और गुरु मंगल की राशि में वृश्चिक राशि रोग की राशि होती है। ऐसी अवस्था में व्यक्ति की पत्नी कई बार रोगी ना मिले और कई बार व्यक्ति की पत्नी जो होती है वो उसको ढाढ़स बंधाने वाली, मजबूत इच्छा शक्ति की और खर्च को कमजोर करने वाली, मिनिमाइज करने वाली और सही जगहों पे खर्च को करने वाली और कराने वाली होती हैं। क्लियर है। दूसरी बात यहां पे यह भी बनती है कि जन्म कुंडली में लग्न पे शनि का असर है। शनि की 10वीं दृष्टि यहां से व्यक्ति के संपूर्ण प्रकार के चौपाया सुख, वाहन का सुख, भवन का, इन सभी सुखों का प्रभाव देखा जा रहा है। यहाँ के अधिपति गुरु पीछे गए हैं, इस वजह से व्यक्ति को कभी भी किसी पे भरोसा करने से पहले 10 बार विचार कर लेना चाहिए क्योंकि यहाँ गुरु भी सूर्य के साथ अष्टम में बैठ रहे हैं। व्यक्ति का व्यक्तित्व वक्री हो रहा है। लग्नेश जो है वो जन्म कुंडली में शुक्र के साथ बैठे हैं। प्रभाव शुभता का तो दिख रहा है पर उसमें बहुत ज्यादा कोमलता देखी जा रही है। इमोशन से युक्त है व्यक्ति, सबके साथ संबंध अच्छा रखना चाहता है पर लोग इसका लाभ उठा लेते हैं। तो ये बात नहीं हो। जन्म कुंडली में लग्न में बुध का बनना, व्यक्ति की पत्नी चंचल मानसिकता की हो, चंचल नेत्रों की हो और अच्छी हो, पढ़ी लिखी तो आजकल सभी होती हैं, समझदार बहुत कम लोग होते हैं। यहाँ पे समझदारी का भाव भी दिखता है। दूसरी बात है जन्म कुंडली के द्वितीय भाव में, अब जरा विचार करिएगा तो यहाँ पे लग्न के कुंडली में दशम भाव के अधिपति का लग्न नवमांश बन रहा है। यहाँ पे 3 नंबर ध्यान से, जन्म कुंडली के लग्न चार्ट में जो भाव दशम स्थान को संभाल रहा है वो नवमांश कुंडली का लग्नेश बन रहा है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति के कर्म क्षेत्र में बहुत ही ऊंचाइयों पे जाने का प्रभाव विवाह के बाद देखा जा सकता है। दूसरी बात जो ये देखी जा रही है कि व्यक्ति की कुंडली में कार्मिक होने का प्रमाण कई तरीके से देखा जा रहा है और दूसरी बात के बाद तीसरी बात यह है कि व्यक्ति का कर्म वाला क्षेत्र जो है वो बहुत मजबूत रहे और बेहतर रहे। साथ ही साथ जन्म कुंडली की पत्नी भाव के या संबंधों के बारे में तो शनि, शुक्र और केतु बैठे हैं जहां के अधिपति चंद्रमा उच्च के हैं। ऐसी स्थिति में कि कई बार व्यक्ति अपने जन्म स्थान से दूर चला जाए, दूर की पत्नी को ढूंढ ले, या ऐसी स्थिति भी बनती है कि व्यक्ति की पत्नी थोड़ी कम बोलने वाली हो, संतुलन में पैदा करने वाली और कराने वाली हो, संतुलित रहने वाली हो, सुंदर हो, मुखड़ा साफ हो, स्पष्ट हो और सुंदर व्यक्तित्व को धारण करने वाली होती हैं। बुद्ध से प्रभावित हैं, व्यक्ति गणना पक्ष का मजबूत होता है, सुंदर होता है, बेहतरीन होता है, उसमें कोई कमजोरी नहीं है। सुख की स्थिति अगर देखता हूं तो यहां पे मंगल बैठा है जो कि जन्म कुंडली में लाभ का अधिपति होकर के बैठा है। यहां के अधिपति लग्न में जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में व्यक्ति की कुंडली में वैवाहिक संबंध, विवाहेतर जो संबंध होते हैं वैसी स्थिति नहीं है। व्यक्ति किसी एक के प्रति ही समर्पण का भाव रखेगा और लाभ को लेकर के श्रेष्ठ स्थितियों को प्राप्त करने वाला होता है।
लाभेश अगर जन्म कुंडली के चतुर्थ में बैठे हों, यहां भी जन्म कुंडली में शनि का संबंध, यहां के अधिपति पीछे हैं पर वो लग्नेश से दृष्ट हैं और दो दो शुभ ग्रहों का प्रभाव जन्म कुंडली के सुख भाव के अधिपति पे पड़ रहा है। ऐसी स्थितियों में व्यक्ति के जीवन के सर्वस्व प्रकार के और सभी प्रकार के सुखों को आसानी से मिलता हुआ दिखा जा रहा है। यहां तक बात समझ में आ गई होगी। अब एक बात बताऊं, एक बात बताता हूं, जब सभी तरीके से कुंडली को देख लेना तो इस बात को भी जरूर समझ लेना चाहिए या जांच लेना चाहिए कि आपकी कुंडली के नवमांश चार्ट में भाग्येश की दृष्टि कहां पड़ रही है, चतुर्थ भाव पे किसकी दृष्टि पड़ रही है, लग्नेश की दृष्टि कहां पड़ रही है और गुरु की दृष्टि कहां पड़ रही है। भाग्य भाव के अधिपति का धन में जाना, ये ठीक है। शुभ ग्रह की राशि में बैठे हैं, अपने मित्र के साथ बैठे हैं, ये अच्छी बात है। ऊपर से राहु का असर भी नहीं है, पर राहु को यहां से देखा जा रहा है तो राहु उच्च के ही दृष्टि को डाल रहे हैं। इस वजह से दाम्पत्य में जो सांसारिक सुख होता है, जो भौतिकीय सुख होता है, उसमें किसी भी तरीके की कमजोरी नहीं देखी जा रही है। गुरु जो है वो जन्म कुंडली में 5वीं दृष्टि से इस भाव को देखेंगे। कैरियर वाला क्षेत्र कभी भी अछूता नहीं रहेगा और न ही वो कमजोर है। गुरु की 7वीं दृष्टि जन्म कुंडली में चंद्रमा पे पड़ रही है। इस वजह से वहां भी व्यक्ति का दाम्पत्य कैरियर के लिए, धन के लिए, लाभ के लिए, सुख के लिए, अच्छी प्रवृत्ति के लिए, सर्वगुण संपन्न होने के लिए ठीक रहेगी। पर वास्तव में वो दोनों ग्रह अलग अलग भावों में बैठे हैं और दो अच्छे भावों में नहीं बैठे हैं। इस वजह से उनका एक नेगेटिव अप्रोच भी देखने को मिलेगा, जहां व्यक्ति को कई बार मानसिक असंतुलन के अवस्थाओं से गुजरना पड़ता है चंद्रमा की दशा में, गुरु की दशा में। और ऐसी स्थिति में कि जन्म कुंडली में जब भी गुरु का प्रभाव अगर चंद्रमा पे हो, जो कि धन भाव के अधिपति हैं, तो व्यक्ति के संबंध कभी भी कमजोर नहीं होंगे, क्योंकि ये संबंधों का भाव होता है। यहां से व्यक्ति के साथ व्यक्ति का मन मिलता है, व्यक्ति का मानसिक प्रभाव एक दूसरे के प्रति अच्छा रहता है। तो यहां पे गुरु का प्रभाव अगर हो, गुरु की दृष्टि यहां पे नवी भी है, इस वजह से ये बात बिल्कुल ठीक है। यहां पे भी मंगल के संबंधों को देख रहे हैं तो मंगल में गुरु का संबंध बने, मंगल में सूर्य का संबंध बने तो व्यक्ति कई बार ऋण में पड़ जाता है या ऋण से संबंधित चीजों में उलझ जाता है। ऋण देने से पहले व्यक्ति को कई बार विचार कर लेना चाहिए। किसी को भी पैसे देने से पहले अपने स्थिति को अच्छे तरीके से समझने का प्रभाव देख लेना चाहिए। ये बात आपकी कुंडली के नवमांश का बन रहा है। विवाह अगर किसी भी जातक से करना हो या किसी भी जातिका से करना हो तो कर्क लग्न, कर्क राशि, उसके बाद वृषभ लग्न, वृषभ राशि, उसके बाद आपकी कुंडली के हिसाब से कर्क लग्न और वृषभ, ये दो राशियां बहुत अच्छी बन रही हैं। इसके आधार पर आपकी कुंडली में राशियां कौन कौन सी बली हो रही हैं, तो उसके आधार पर आपकी कुंडली में सबसे अच्छी जो राशि बन रही है वो बली है। जो उसके आधार पर एक तो बहुत अच्छी राशि बन रही है भाग्य की राशि, वृषभ राशि, यानी कि जब ये एक्टिव हो भाव तो बहुत अच्छा रहे। उसके बाद आपकी कुंडली में दशम स्थान का भाव बड़ा अच्छा है, इस वजह से जब सूर्य आए, बुध आए तो ये दशा अच्छी जाएगी। अब आगे मैं आपकी कुंडली का दशमांश देखता हूं। वैवाहिक संबंधों को लेकर के आपको बिल्कुल भी चिंतित होने की कोई आवश्यकता नहीं है। वैसे नवमांश कुंडली से भी मंगल का दोष देखा जाए तो आपकी कुंडली में मंगलिक की स्थिति बन रही है, मंगल है यहाँ पे। ऐसी स्थितियों में व्यक्ति कई बार दूर चला जाए, दूर से विवाह संबंध बनाए, कई बार उसमें मनमुटाव की स्थिति भी बनेगी, पर ऐसा नहीं है कि वो कमजोर होगा या ऐसा नहीं है कि वो कमजोरी की तरफ बढ़ेगा। उसको हमेशा ही गुरु श्रेष्ठ बनाने का संबंध रखेंगे और श्रेष्ठ बनाने का प्रयास करेंगे। गुरु की दशा में व्यक्ति को हमेशा ही लाभ की स्थितियों में देख रहा हूं। अब आपकी कुंडली में अगर मैं नवमांश में कुछ नक्षत्रों की चर्चा करूं तो लग्न में मृगशीरा नक्षत्र के बुध बैठे हैं अपने ही राशि के। ऐसी स्थिति में कि वो मंगल जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव में बैठे हैं अपने ही नक्षत्र में, जो कि चित्रा नक्षत्र है। तो अब वहां पे व्यक्ति की पत्नी जो है वो थोड़ी थोड़ी कभी कभी जिद्दी भी होंगी और कभी कभी उनको पेट का रोग भी होगा। कई बार उनको पेट के ऑपरेशन से गुजरना पड़ता है और कई बार व्यक्ति के संततियों के सुख को भी यहां से बहुत अच्छे तरीके से देखा जा रहा है। संतति वगैरह की समस्या नहीं है। जन्म कुंडली में पंचम भाव के अधिपति सुख भाव में बैठे हैं, शनि के साथ बैठे हैं जो कि भाग्य भाव के अधिपति हैं, तो संतान आदि से भी कष्ट की स्थिति नहीं देख रहा हूं। क्लियर है। अब यहीं पे अगर मैं और भी देख रहा हूं तो पुष्य नक्षत्र के बैठे हैं तीनों ग्रह, ये ठीक है। और यहाँ पे गुरु की उच्च राशि का निर्माण हो रहा है, गुरु इससे देख भी रहे हैं, गुरु की वो बढ़िया राशि भी है और गुरु का प्रभाव भी खराब नहीं है, जो कि जन्म कुंडली के सप्तम भाव के अधिपति होकर के छठे गए हैं। और ऐसी स्थिति में कि वो बैठे हैं जन्म कुंडली के पराक्रमेश के साथ, तो गुरु और सूर्य का एक साथ बैठना ही व्यक्ति की पत्नी जैसे ही जुड़ेगी उसके निगेटिव जितने पक्ष होंगे कई बार वो कमजोर हो जाते हैं और व्यक्ति मजबूत हो जाता है, उसको ढाढ़स मिलती रहती है। परिस्थितियों से जूझने का जो प्रक्रम होता है वो उसके पास मजबूती से आ जाता है।
बुध का नक्षत्र अच्छा, मंगल नक्षत्र के अच्छे, शुक्र शनि और केतु का नक्षत्र बढ़िया बन रहा है। जन्म कुंडली में गुरु भी अनुराधा नक्षत्र के बैठे हैं और वो शनि भी पुष्य नक्षत्र में, यानी कि पुष्य नक्षत्र शनि का नक्षत्र और गुरु शनि के नक्षत्र में। ऐसी स्थिति में पत्नी कई बार नौकरी करने वाली, ग्रुप सी तक की नौकरी को प्राप्त करने वाली, पर वो कई बार दूर जाकर के स्थापित हो जाती हैं, जैसा कि मैं देख रहा हूं। अब आगे बढ़ूं। दशमांश कुंडली पे जब चर्चा करता हूं तो वहां वृश्चिक लग्न का दशमांश बनता है। लग्न में ही शनि और गुरु दोनों बैठे हैं और लग्न के बाद दशम स्थान में सूर्य दिग्बली होकर के बैठे हैं। ऐसी स्थिति में व्यक्ति का कर्म क्षेत्र कभी भी प्रभावित नहीं है। व्यक्ति अच्छा है, होटल इंडस्ट्री से संबंधित क्षेत्रों में अगर काम करे तो निस्संदेह कर सकता है। और दूसरी बात कि मंगल चतुर्थ भाव में बैठे हैं, यहां पे वो दशमांश कुंडली में 11 नंबर की राशि बनती है, जहां का अधिपति शनि दशमांश कुंडली में लग्न में विराज रहा है सूर्य के साथ, गुरु के साथ। ऐसी स्थिति में दोनों ही सामान्य संबंधों को रखने वाले हैं। लग्न में दशमांश कुंडली में गुरु बैठे हैं ना, तो धन देंगे ही देंगे, क्योंकि धनेश आकर के वो बैठा है और वहां पे भी दशम स्थान के अधिपति दशम स्थान में ही बैठे हैं दशमांश कुंडली में। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति का कर्म क्षेत्र कभी भी डामाडोल स्थिति को प्राप्त नहीं करेगा और हमेशा ही बेहतर स्थिति को प्राप्त करने के लिए उजागर करता रहेगा। व्यक्ति की परिस्थितियों को कभी भी बुरे स्थिति में ले जाकर के नहीं छोड़ेगा। जब कभी भी व्यक्ति नौकरी से विहीन होगा तो सूर्य की दशा उसको सपोर्ट कर देगी। अंतर महादशा प्रत्यंतर कभी भी ये बात बन रही है। गुरु चंद्रमा का संबंध वहां भी बहुत अच्छा बन रहा है। इस वजह से व्यक्ति की कुंडली में कर्म क्षेत्र कभी भी दशमांश कुंडली को मैं कमजोर नहीं देख रहा। आपको इस हेडेक में नहीं रहना चाहिए। व्यक्ति की कुंडली में सूर्य की दशा आए, गुरु की दशा आए, चंद्रमा की दशा आए, मंगल की दशा आए, ये सब उसके कर्म को सपोर्ट करने वाली और कार्मिक रूप से व्यक्ति को सिद्ध करने वाली बनाती है। समझ में आ रही है चीजें, या मैं जल्दी जल्दी बोल रहा हूं? जल्दी तो नहीं बोल रहा। अब आइए मैं आपको इनकी कुंडली के D7 चार्ट से आपका परिचय कराता हूं। D7 जहां से व्यक्ति की कुंडली में संतान के बारे में देखा जाता है, उसके संतान के साथ कैसे संबंध रहने वाले हैं ये देखा जाता है, व्यक्ति कैसा पैदा हुआ है एक संतान के रूप में, उसके खुद के बारे में भी विचार किया जाता है। तो D7 चार्ट में लग्न बनता है कर्क का, यानी कि एक शुभ ग्रह की राशि बनी और वो शुभ ग्रह का अधिपति चंद्रमा उच्च का होकर के बैठा है। मतलब ये अच्छी बात है, लाभ की स्थिति है, संतान का लाभ मिलेगा। D7 चार्ट अगर यहां पे बना कर्क का तो यहां 2 नंबर लिखा, यानी कि यहां पे चंद्रमा बैठे हैं D7 चार्ट में संतान भाव में, संतान की कुंडली, तो यहां से उच्च के होकर के पंचम भाव को देखे, पर यहां के जो अधिपति बनते हैं मंगल, वो आपकी कुंडली में जा करके रोग भाव में बैठे हैं। यहां 8 नंबर लिखेगा, अगर यहां 4 लिखेगा तो 4, 5, 6, 7, 8, यहां 8 लिखा तो यहां के अधिपति बने मंगल, वो राहु के साथ यहां बैठ रहे हैं D7 चार्ट में, और यहां पे बैठे हैं गुरु यानी कि सिंह राशि के, और यहां से बैठ करके वो 5वीं दृष्टि से संतान भाव के अधिपति मंगल जो यहां बैठे थे राहु के साथ, उसको वो देख रहे हैं। अब उच्च के चंद्रमा की दृष्टि यहां पड़ गई और मंगल पे गुरु की दृष्टि भी पड़ गई। राहु के साथ है तो एक गर्भ नष्ट हो सकता है या कमजोर हो सकता है, या फिर कई बार संतान में कष्ट की स्थिति बनती है, पर ऐसा नहीं है कि व्यक्ति संतान का सुख नहीं भोगेगा, बिल्कुल भोगेगा। दूसरी बात है कि वहां पे शुक्र उच्च के हैं भाग्य भाव में, संतान धार्मिक हो, मजबूत हो, रिसर्च करने वाली हो और उच्च पदस्थ अधिकारी बनने के काबिल हो, क्योंकि उच्च का चंद्रमा गुरु मित्र की राशि में, संतान भाव में, भाग्य भाव, संतान की कुंडली में D7 चार्ट में उच्च का शुक्र भाग्य भाव में बैठा है और मंगल राहु के साथ है। इस वजह से संतान को कई बार आने में दिक्कत भी करेगा। अब मैं आपकी कुंडली में एक बार देखना चाहता हूं होरा कुंडली, जिसमें से अगर देखूं तो शनि मंगल और गुरु की जो दशाएं हैं आपकी कुंडली में, आपके मानसिक अवस्थाओं को मजबूती की तरफ ले जाने वाली, और आपके जीवन में जब भी उनकी दशा आएगी तो अच्छी रहेगी। वैसे आपकी कुंडली में बुध, चंद्रमा, शुक्र, सूर्य, राहु और केतु, इनकी दशाएं अच्छी जाएंगी, पर थोड़ी सी मेहनत की स्थिति वहां ज्यादा बनती है। हो सकता है आपको वहां मेहनत ज्यादा करना पड़े, मील का पत्थर वो दशा साबित हो सके, ऐसी स्थितियां भी देखने को मिलती हैं। एक बात और बता दूं, अगर 2 तरीके से मैं अब यहां पे बता दूं कि आपकी कुंडली में किस ग्रह की दशा कैसी रहने वाली है, तो ऐसी स्थिति में सूर्य की जो दशा है, जो आपकी कुंडली के लिए व्यय भाव के अधिपति हैं, वो सामान्य जाएगी। चंद्रमा की दशा अशुभ होते हैं, चंद्रमा इस कुंडली में पापी भाव के अधिपति होकर के जन्म कुंडली में अष्टम भाव में गए हैं, तो ये थोड़े कमजोर इसकी दशाओं में आपको जाना पड़ सकता है, कमजोरी की स्थितियों में जाना पड़ सकता है, जहां पे व्यक्ति को कम पैसों में नौकरी करनी पड़े, नौकरी बदलने का प्रेशर बढ़े, स्वास्थ्य से संबंधित समस्या हो, माता के स्वास्थ्य को कमजोर देखा जाए, और उसके बाद व्यक्ति का खुद का स्वास्थ्य खराब हो, स्वास्थ्य में पेट से संबंधित नाभि का क्षेत्र थोड़ा प्रभावित हो, गैस, एसिडिटी, कब्जियत आदि की समस्या बन सके, क्योंकि केतु वहां बैठे हैं तो
अपच आदि की समस्या भी देते रहेंगे, ये बात बनती है। मंगल भी आपकी कुंडली के लिए अगर देखते हैं तो कन्या लग्न की कुंडली के लिए बनते हैं त्रिक भाव के अधिपति, उनकी दूसरी राशि अष्टम भाव में, तो ये दो अशुभ भावों के अधिपति बनते हैं। जन्म कुंडली में जाकर के वो बैठे हैं 12 में, इस वजह से वो कमजोर हैं। एक्सीडेंट का योग, हड्डी टूटे, कमजोरी हो, धोखा मिले, नुकसान हो, प्रभाव कमजोर हो जाए, नुकसान की स्थिति ज्यादा बढ़ जाए, कई बार जमीन खरीदने बेचने की स्थिति बन जाए, नौबत आ जाए कि पारिवारिक संपत्ति का क्षय हो जाए, माता पिता का कई बार नुकसान होता है, क्षत्रिय होने के कारण या कई बार कमजोरी ऐसी हो जाती है कि व्यक्ति का खुद का धन नुकसान में चला जाता है, तो ये स्थिति नहीं होनी चाहिए। बुध के बारे में अगर बात करता हूं तो आपकी कुंडली के लिए बुध लग्न के अधिपति हैं और वो जन्म कुंडली के भाग्य भाव में भाग्येश के साथ बैठे हैं। ऐसी स्थिति में वो उसकी दशा में आपको पुत्र संतति का लाभ हो जाए, आपको धन की स्थितियों में मजबूती मिल जाए, आपको कोई नया प्रॉपर्टी खरीदना हो तो खरीद सकते हो। बुध की स्थिति मजबूत है, इस वजह से व्यक्ति की वाणी का प्राबल्य बढ़ जाए, व्यक्ति के भाग्य का लाभ मिल जाए, कोई धार्मिक कृत्य व्यक्ति कर ले और किसी भी तरीके से व्यक्ति की शादी हो जाए, पुत्र की प्राप्ति हो जाए, अन्य प्रकार के क्षेत्रों में व्यक्ति को लाभ की स्थिति में देखा जा रहा है। क्लियर है। गुरु की बात अगर करता हूं तो आपकी कुंडली के लिए वो अशुभ होते हैं, बहुत अच्छे नहीं होते हैं, क्योंकि वो सप्तम और दो मतलब अच्छे ही होते हैं, पर सप्तम भाव के अधिपति होने के कारण, पर ये द्विस्वाभाविक लग्न है, इस वजह से वो सामान्यतया मारक से कमजोर होंगे, उनका मारक प्रभाव कमजोर होगा, क्योंकि वो त्रिक भाव में बैठे हैं और इस वजह से कि वो आय देते रहेंगे पर फिर भी वो व्यक्ति के पास अनुभव जोड़ते रहेंगे। व्यक्ति के अंदर कम से कम लग्न के ऊपर या लग्नेश के ऊपर अगर गुरु का प्रभाव रहेगा तो व्यक्ति कभी भी अधार्मिक व्यक्तित्व को धारण करने वाला नहीं होगा, सबका सम्मान करने वाला, अनुभव से युक्त जीवन जीने वाला होता है। ठीक है। उसके बाद शुक्र की बात करता हूं तो शुक्र आपकी कुंडली के लिए बहुत अच्छे हैं, उनकी स्थितियां बिल्कुल ही आपके अनुकूल, मतलब कुल मिलाकर के गुरु भी ठीक, बुध भी ठीक, शुक्र भी ठीक हो रहे हैं। अब शनि की अगर बात करता हूं तो वो थोड़े कमजोर होंगे। कन्या लग्न की कुंडली के लिए वैसे वे बहुत अच्छे नहीं होते तो खराब भी नहीं होते, क्योंकि मूल त्रिकोण राशि के लिए वो पराक्रम, वो एक तरीके से अगर देखिए तो सुख का या पंचम का धन भाव है। ऐसी स्थिति में कि ये भाव जो है वो गुरु से केंद्र में आ रहा है, तो अब शनि की स्थिति जब देखते हैं तो शनि रोग के अधिपति होकर के लग्न को देख रहे हैं, ऋण के अधिपति होकर के देख रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति को ऋण में डालने की स्थितियों में जब भी शनि की दशा चले तो व्यक्ति ऋण में फंस जाए, ऋण चुका ना पाए। तो ऐसी स्थिति में कि जब भी शनि की दशा चले तो व्यक्ति को ऋण देने से और लेने से बच जाना चाहिए। आलस्य की स्थिति उस समय ज्यादा होती है, कई बार व्यक्ति आलसी ज्यादा हो जाए, रात तक जागने की आदत बन जाए, कम पैसों पे नौकरी करनी पड़े और कई बार दूरी तय करनी पड़ती है, रोग की स्थिति ज्यादा हो जाती है, नेत्रों की समस्या कमजोर हो जाती है, बढ़ जाती है, कमजोर नहीं बढ़ जाती है, ये स्थितियां बनती है। राहु और केतु में, राहु आपको न तो बहुत ज्यादा नुकसान देने वाले हैं, ना बहुत ज्यादा लाभ, पर फिर भी वो जितना देंगे वो धन दायक हैं, धन देंगे, वो अच्छी स्थिति में है, क्योंकि जिस राशि में बैठे उस राशि का अधिपति स्वग्रही होकर के भाग्य भाव में बैठा है, लग्नेश के साथ धनेश का संबंध है, राहु धन भाव में धनदायक होते हैं। जब कभी भी व्यक्ति के ऊपर से अगर धन भाव के अधिपति शुक्र की दशा चले, राहु की दशा चले, तो व्यक्ति को पैसे कमाने पे बहुत ज्यादा ध्यान दे देना चाहिए। और निस्संदेह ही राहु की दशा जातक की कुंडली में धनदायक सिद्ध होगी, पक्की बात है, होगी। राहु में शुक्र, राहु में सूर्य, राहु में गुरु, ये सब आपकी कुंडली के लिए अच्छे होंगे। राहु का प्रभाव जन्म कुंडली में छठे भाव पे है, किसी भी प्रकार के दुश्मनों से कभी भी डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि जन्म कुंडली में राहु का संबंध यहां पे है, परेशान होने की कोई भी बात नहीं है। मंगल भी यहां देख रहे हैं, राहु और मंगल का संबंध बनेगा, यहां पे पापग्रह की शनि की मूल त्रिकोण राशि बनी है, परिस्थिति में व्यक्ति जब भी फंसेगा और भी ज्यादा मजबूत हो जाएगा। क्लियर है? अब क्या बताऊं, सब तो बता दिया। आपकी कुंडली में षडबल में थोड़ा सा ध्यान दे दूं तो सूर्य सबसे ज्यादा मजबूत होंगे, उसके बाद मंगल और गुरु। सबसे कमजोर अगर कोई ग्रह है तो वो मुझे दिख रहा है चंद्रमा। इस वजह से आपको हमेशा ही भगवान गणेश की और सूर्य की पूजा करनी चाहिए, माता पार्वती की पूजा करनी चाहिए, दुर्गा जी का दर्शन प्रत्येक दिन अगर हो सके माता दुर्गा का तो बहुत अच्छा है। कभी कभी लाल पुष्प की माला माता दुर्गा को जरूर अर्पित करिए। आपकी कुंडली में चंद्रमा अष्टम भाव में बैठा है, रविवार को सफेद पुष्प की माला, और उपाय के तौर पे यहां ना बताऊं तो ज्यादा है, एक बार मुझे संपर्क कर लीजिएगा, मैं आपकी कुंडली के उपाय कुछ बता दूंगा जिसको कि आप जीवन पर्यंत करेंगे तो लाभ की स्थिति बनी रहेगी। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, कल एक बार फिर से उपस्थित होंगे आप सबके सामने, तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।